गाइस महल मैं फासिल। मोहम्मद असलम। आप देख दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट है। इंडिया कनाडा रिलेशंस टू बी रिस्टोर्ड, की डिसीजन आफ्टर G7 मीटिंग। चलें जी, अच्छी बात है क्योंकि पीएम मोदी गए हुए थे ना कनाडा में। देखते हैं किस तरह वेलकम हुआ या क्या सीन है। वीडियो देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में भारत और कनाडा का अपडेट लेने। भारत और कनाडा पिछले लंबे समय से खालिस्तानियों के चलते एक दूसरे के साथ तलखी में रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जब यहां के पीएम हुआ करते थे, उनके द्वारा पोषित खालिस्तानी समर्थक भारत के खिलाफ नारेबाजी, साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी, भारत के झंडों का अपमान, ये तमाम चीजें करके मीडिया में बने रहते थे। ऐसे में भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं खालिस्तान के चलते काफी ज्यादा हाशिए पर चले गए थे। हालात ये हुए कि आतंकी निज्जर की हत्या होती है और उस निज्जर की हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो इसे अपने आप से जोड़ लेते हैं। परिणाम यह निकलता है कि खालिस्तानी सपोर्टर्स के पक्ष में खड़े दिख रहे ट्रूडो भारत के साथ अपने संबंधों को ही दांव पर रख देते हैं। दोनों एक दूसरे से अपने डिप्लोमेट्स को दोनों देशों से बाहर निकाल देते हैं, दोनों अपने अपने डिप्लोमेट्स को वापस भेज देते हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री की यह दूसरी यात्रा है जो कनाडा की हुई है, और ऐसे में उनकी यह यात्रा G7 के उपलक्ष्य में ट्रूडो के प्रधानमंत्री ना रहते हुए मार्क कार्नी के पीएम बनने के बाद हुई है। यह यात्रा कितनी अच्छी रही उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो खालिस्तानी सपोर्टर्स यहां प्रोटेस्ट करके भारत के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपने इस काम में नाकामयाब रहे। खालिस्तानियों के द्वारा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को शूट करने का, जिस तरह से ये प्रयास कर रहे थे भारत के खिलाफ बयानबाजी करने का, वो काम नहीं आई। या फिर ये कहिए कि जस्टिन ट्रूडो और उससे पहले ये वाला जो आतंकी है, इसका अब तो हम परिचय भी नहीं देंगे, कारण यह है कि इससे यह और टीआरपी पाता है। कुल मिलाकर के ये सब लोग किनारे हो गए। भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का वहां भव्य स्वागत होता है G7 की मीटिंग में। वर्ष 2018 से भारत इनवाइटेड है और भारत इस बार भी यहां जब पहुंचता है तो बढ़िया ग्रीटिंग्स के साथ मुलाकात कनाडा पीएम के साथ होती है, और मुलाकात का परिणाम यह निकलता है कि दोनों देश अपने रिश्तों को पुनः बहाल करने पर सहमत हो जाते हैं। भारत और कनाडा एक दूसरे के साथ काफी सारा व्यापार, लोगों का विनिमय, सांस्कृतिक विनिमय साझा करते हैं। ऐसे में बहुत से भारतीय जो कनाडा रहते हैं उन्हें, या फिर जिनके रिलेटिव्स कनाडा रहते हैं, उन्हें इस मुलाकात से बड़ी उम्मीदें थी, और संभवतः ये उम्मीदें उन लोगों के लिए सार्थक रही होंगी। कारण यह है क्योंकि जिनके रिलेटिव्स वहां रह रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपनों के लिए वीजा की आवश्यकता, उन लोगों के भारत वापसी की आवश्यकता, ये सब बनी रहती थी। और ऐसे में डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कूटनीतिक जो हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनका एक दूसरे के देशों में ना होना कहीं ना कहीं आवागमन को बाधित कर रहा था। वो फिलहाल के लिए सुगम होता दिखा है। खबर बनती है कि इंडिया कनाडा टाइज विल बूस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और इस तरह से हेडलाइंस बनकर के ये न्यूज निकलकर बाहर आती है। साथियों, इन सब चीजों पर आज के सेशन में डिटेल चर्चा करेंगे। भारत का G7 मीटिंग में जाना, क्योंकि कनाडा इस समय G7 मीटिंग होस्ट कर रहा था, इसलिए भारत को वहां पर एज ए G7 गेस्ट इनवाइट किया गया था। भारत G7 का सदस्य राष्ट्र नहीं है, लेकिन 2018 से लगभग हर मीटिंग में ये प्रेजेंट हो रहा है। ऐसे में भारत का यहां पर पहुंचना, भारत के प्रधानमंत्री का कनाडा के पीएम से मिलना, और इस बीच में उनकी यात्रा जो वाया साइप्रस होकर निकली, और उस साइप्रस यात्रा में तुर्की को मैसेज देना, आज के सेशन में हम साझा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी में आप जान लें कि यदि आप चाहते हैं साइंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो हमारे द्वारा जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी की एक बुक आप लोगों के लिए लाई गई है, जो फिलहाल शुरुआती 7 दिन में 50% ऑफ के साथ दी जा रही है। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन है और नीचे स्टोर में भी दिया गया है। यूट्यूब पर स्टोर में जाकर के भी आप उसे ले सकते हैं। नंबर दूसरा, जो प्राइस आप इसका पे करेंगे वो प्राइस आपको पूरी तरह रिफंड होगा। इसके लिए आपको इसके पीछे दिए गए QR को उपयोग में लेना है
और उस प्राइस का आप हमारे कोर्सेज में उपयोग करके इस बुक को पूरी तरह फ्री प्राप्त कर पाएंगे। आप एक बार के लिए इसे चेक कर सकते हैं। एक ही जगह पर टेक्नोलॉजी वनडे एग्जाम के हिसाब से मिलना, यह काफी ज्यादा अच्छा प्रयास हमारी टीम ने किया है आप लोगों के लिए मेरे मार्गदर्शन में। आप इसका लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी तरह फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड पर अंकित 500 कूपन कोड लागू है। यह कूपन कोड मात्र 2 दिन के लिए लागू रहेगा, उसके बाद ये ऑफ कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इन्हें एक्सेस करना तो आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन का पूरी तरह से बहुत ही प्यारा कोर्स सब्जेक्ट वाइज आपके लिए उपलब्ध है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आइए, तो आप सभी को यह जानकारी होगी कि आज से 7 दिन पहले हमने एक सेशन किया था और बताया था कि तुर्की को काउंटर करने के लिए साइप्रस की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। साइप्रस की यात्रा किस तरह से थी, तो हमने बताया था कि प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। जाते समय साइप्रस, फिर कनाडा, लौटते समय क्रोएशिया और फिर इंडिया। हमने ये जानकारी देते हुए बताया था कि भारत की प्रधानमंत्री की यात्रा रविवार से शुरू होगी, फिर आप कनाडा जाएंगे और वहां से लौटते समय फर्स्ट विजिट क्रोएशिया की करते हुए भारत वापस लौटेंगे। साइप्रस की यात्रा मायने क्यों रख रही थी? क्योंकि साइप्रस असल में तुर्की के साथ दुश्मनी रखता है। साइप्रस और तुर्की की जो दुश्मनी है वो भारत के लिए बहुत बड़ा पॉइंट बन चुकी है। और वो किस तरह से बन चुकी है, इसे आप ऐसे समझें कि भारत ये मानता है, ये जानता है कि जो साइप्रस है इस पर तुर्की का जबरन कब्जा है। लगभग 1/3 हिस्सा तुर्की ने कब्जाया हुआ है। ऐसे में जिस क्षेत्र को तुर्की ने कब्जाया हुआ है उसके खिलाफ भारत का साइप्रस के साथ खड़ा हो जाना ये एक सिंबॉलिक मैसेज वैसे ही देता है जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के केस में कश्मीर का मामला लेते हुए पाकिस्तान के साथ तुर्की आकर खड़ा होता है। भारत वैसा ही करते हुए साइप्रस पहुंचते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस वो प्राप्त करते हैं और साथ में उस जगह को देखने जाते हैं, उस जगह खड़ा होकर के जहां से तुर्की दिखाई देता है कि यह क्षेत्र तुर्की के कब्जे में है। असल मायने में वो क्षेत्र देखना मायने क्यों रखता है? क्योंकि भारत साइप्रस को सुरक्षा में भी सहयोग दे रहा है। डिफेंस के सेक्टर में भी भारत साइप्रस को निवेश करेगा, यानी कि इनके साथ डिफेंस इक्विपमेंट साझा करेगा। ऐसे में अगर भारत के प्रधानमंत्री इस जगह पहुंचकर साइप्रस की तरफ उस क्षेत्र को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो तुर्की के कब्जे में है, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक दृश्य माना गया कि हम तुर्की को बताने चले गए कि आप जैसा करेंगे वैसा हम भी करते हुए देखे जाएंगे। यह सिंबॉलिक सीन जो है इसकी काफी ज्यादा वर्ल्ड में चर्चा हुई कि भारत ने साइप्रस की सॉवरेनिटी का सपोर्ट किया है क्योंकि साइप्रस को तुर्की कब जाना चाहता है और हमने उसकी संप्रभुता का समर्थन करके तुर्की को एक मैसेज दे दिया है और कहा है कि आपके साथ डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज बढ़ाए जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री यहां से निकलते हैं और कनाडा की यात्रा पर पहुंचते हैं। आप कैलगरी कनाडा पहुंचते हैं G7 समिट में शामिल होने के लिए। 17 तारीख को आपका यहां पर भव्य स्वागत होता है। 1 दशक में इनकी ये दूसरी यात्रा है। 2015 के बाद आपकी ये यात्रा है, तो ये एक तरह से 10 साल के बाद में या 10 साल में पहली यात्रा कंसीडर की जा रही है। आप कनाडा में पहुंचते हैं, आपकी कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं। जिस जगह ये बैठक हो रही है वो पहाड़ियां हैं, कनास्क की पहाड़ियां, और इस जगह पर 7 देश जो C7 कंट्री ओरिजिनल मेंबर हैं वो तो प्रेजेंट थे ही, साथ ही साथ गेस्ट कंट्रीज भी इनवाइट किए गए थे। यहां पर ग्लोबल इश्यूज जैसे कि इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी और हेल्थ पर चर्चा होती है। G7 में कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, यूएस और जापान शामिल होते हैं। ये देश दुनिया की 10% आबादी रखते हुए 31% जीडीपी पर अपना नियंत्रण रखते हैं। 51वीं G7 की यह बैठक थी जो कि 17 जून को कनास्क जो अल्बर्टा कनाडा में है वहां आयोजित की गई थी। यह तस्वीर है, इसके अंदर आप जो 7 लोगों के अलावा 2 अन्य लोग देख रहे हैं उनमें यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करने वाले उर्सुला वॉन डेन और कोस्टा वॉन डेर लेयन शामिल हैं। इन 7 लोगों के साथ जो दूसरी तस्वीर निकल कर आती है, हालांकि उस समय तक ट्रंप जा चुके थे, उसके बाद जो तस्वीर निकल कर आती है उसमें आप प्रधानमंत्री के साथ में दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को इस तस्वीर में देख सकते हैं। इन वर्ल्ड लीडर्स में आप फ्रंट रो में खड़े हुए मैक्सिमम जो प्रतिनिधि पहचान पाएंगे, उनमें से बीच में मार्क कार्नी खड़े हैं। और मार्क कार्नी जो कि कनाडा के पीएम हैं, उन्होंने यूक्रेन को इनवाइट किया हुआ था। यहां पर यह सिंबॉलिक है समझना कि यूक्रेन बिल्कुल मार्क कार्नी के बगल में है या जेलेंस्की बिल्कुल बगल में है। इसका मतलब G7 सपोर्ट करता है यूक्रेन का।
आपको याद होना चाहिए कि G8 जब हुआ करता था तब यहां पर रूस शामिल हुआ करता था। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया को कब्जा कर लिया था, उस समय G8 में से रूस को हटा दिया गया था, तब जाकर ये G7 कंट्री बचे थे। और उन G7 कंट्रीज के द्वारा यूक्रेन को इनवाइट किया जाना यह दर्शाता है कि हमने तुम्हारे लिए रूस को बाहर निकाला है। तो इसलिए ये फ्रंट पंक्ति में आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं। सेकंड पंक्ति में जो दिखाई दे रहे हैं उसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल हैं। तो यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरस शामिल हैं, रामाफोसा साउथ अफ्रीका से, साउथ कोरिया से, ब्रिटेन से, उर्सुला वॉन डेन वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं, ये सब आपको सेकंड पंक्ति के अंदर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने एंथनी अल्बनीज के साथ में बातचीत करी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। उसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ बातचीत होती है। मैक्सिको के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत होती है, क्लाउडिया शैनबॉम के साथ, और इन तस्वीरों को प्रधानमंत्री साझा करते हैं। इसी के साथ साथ चांसलर जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, जो कि जर्मनी के हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है। मिस्टर ली जो कि प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के, उनसे आपकी मुलाकात होती है। साथ ही साथ कीर स्टारमर के साथ जो कि ब्रिटिश पीएम हैं, उनके साथ ही साथ इमानुअल मैक्रोन के साथ और जॉर्जिया मेलोनी के साथ आपकी मुलाकात होती है। और साथ में प्रधानमंत्री शिगेरू इशुबो जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ में प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है। इस तरह से भारत की काफी सारी मुलाकातें यहां पर मायने रखती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर साथ ही साथ यूरोपियन काउंसिल के मतलब जो भी प्रधानमंत्री की मुलाकात है वो सारी की सारी तस्वीरों के माध्यम से यहां पर दिखाई गई। ये राउंड टेबल एक मीटिंग थी जो कि वर्ल्ड के लीडर्स ने आपस में G7 के अंदर इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल प्रोग्रेस, इन सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है उसको लेते हुए चर्चाएं की थी। ठीक है, G7 समिट हुई जिसके अंदर बहुत सारी बातें हुई, उसको प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह से साझा किया। उन तस्वीरों के माध्यम से कि क्या क्या बातें हुई, किस तरह से बातें हुई, वो तस्वीरें प्रधानमंत्री के द्वारा साझा की गई। G7 की इस बैठक से ज्यादा भारत के लिए कनाडा के साथ जो बातचीत थी वो महत्व रखती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री की जो मार्क कार्नी जो ब्रिटिश पीएम है, उनके साथ बातचीत केंद्र में रही। मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री की बातचीत मीडिया में काफी अच्छा कवरेज पाई। इसमें प्रधानमंत्री का यह कहना कि मैं G7 के अंदर आमंत्रित होकर के बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने का मौका मिला है, कनाडा के लोगों से मिलने का अवसर मिला है, और फिर से हम लोग हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। हाई कमिश्नर बंद कब हुए थे? जब आतंकी निज्जर की हत्या हुई थी, और उस समय ट्रूडो ने भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों देशों ने, उधर कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर को और भारत ने इन कैनेडियन डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। दोनों तरफ से काफी ज्यादा तलखी रही और उन तलखियों को हमने अपने कई सेशंस में डील भी किया है। भारत ने कनाडा के साथ संबंध तोड़े, ट्रूडो के साथ पास कोई वो नहीं था। ये काफी ज्यादा इवन G20 के अंदर भी ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया रहा, क्योंकि कनाडा बार बार दुहाई देता रहा कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करते हैं, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, आप हमारे देश में किसी और व्यक्ति को कैसे मरवा सकते हैं। भारत हमेशा सबूत मांगता रहा, कनाडा के पास वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, लेकिन हां, वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाए रखने के लिए ट्रूडो लगातार खालिस्तानियों का साथ और समर्थन लेते रहे और उन्हें अपनी साथ देते रहे। परिणाम ये निकला कि ट्रूडो की तो लोकप्रियता घटी ही, साथ ही साथ जिस जगमीत ने इनका साथ दिया था उस समय पर, वो भी अपनी पॉलिटिकल जमीन खो बैठे। कुल मिलाकर कनाडा के लोगों को यह समझ में आया कि खालिस्तानियों को समर्थन देना उनके लिए किसी भी तरह का फायदे का सौदा नहीं निकला। पॉलिटिक्स में जब ये रिजल्ट चुनावों के आए तब ये समझ में आया, ना तो ट्रूडो बचे, हालांकि ट्रूडो की पार्टी से मार्क कार्नी जरूर हैं, लेकिन ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, इनकी सेवाएं ब्रिटेन तक ले चुका है। ऐसे में इनका यहां आना और कैनेडियंस का कनाडा के लिए इनके बारे में, मतलब इनके साथ होना, एक तरह की काफी बड़ी प्रोग्रेसिव थॉट मानी जा रही है। जो खालिस्तान के मुद्दे को गरमा के भारत के साथ विवाद को लेकर कनाडा में जगमीत चल रहे थे, वो भी अपने मामले में फेल हो गए हैं, यानी कि राजनीति में अपना स्थान मजबूती से नहीं रख पाए हैं। खैर, दोनों देशों के बीच में बातचीत होती है। मार्क कार्नी के द्वारा अपनी तरफ से ट्वीट किया जाता है, भारत के द्वारा अपनी तरफ से, कनाडा सरकार की तरफ से प्रॉपर एक मीटिंग जेस्चर जारी होता है। दोनों ने बातें बताई कि हम लोगों ने क्या क्या बातचीत की। भारत की तरफ से जो मिस्त्री साहब हैं, उनकी तरफ से बातचीत आई और उन्होंने बताया कि दोनों के बीच में जो डिस्कशन था वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव था। प्रोडक्टिव डिस्कशन दोनों देशों के बीच में हुआ, और ऐसे में इंडिया और कनाडा जो है वो वापस से एक दूसरे के साथ काम करने को लेकर के
तैयार हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। मार्क कार्नी से जब निज्जर के मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट फर्दर कमेंट्री, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस अंडर वे है, तो मैं इस पर बोलने से फिलहाल बचूंगा। ये कहकर बड़े ही स्मार्ट तरीके से वहां से निकल लिए, यानी कि ये ट्रूडो की तरह इस बॉल को पकड़ के खेलने के मूड में नहीं थे। ये चाहते थे कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते सामान्य हों, और यही डिप्लोमेसी भी है। दोनों देश अपने मामलों को किस तरह से डील करते हैं और किस खूबसूरती से आगे बढ़ाते हैं, वो यहां पर देखने को फिलहाल के लिए तो मिला है। लेकिन इसी बीच में जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले थे तो किल मोदी के नारे लग रहे थे। यहां पर इस तरह से किल मोदी का चैंटिंग किया जा रहा था। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को निकलना था उसी के किनारे पर खालिस्तानी सपोर्टर्स इकट्ठा हुए कैलगरी के अंदर, और यहां पर प्रोटेस्ट करने लग रहे थे कि मोदी को मारा जाए, और वांटेड के रूप में प्रधानमंत्री की तस्वीर को यहां पर दिखाया जा रहा था। इतना ही नहीं, खालिस्तानी सपोर्टर्स ने इस तरह से एक बड़ी कार रैली निकाली जिसमें खालिस्तान के समर्थन में झंडे और भारत के खिलाफ बयानबाजी की जा रही थी। लेकिन जैसे ही मीटिंग का आयोजन होना शुरू हुआ, पुलिस ने इन सबको यहां से हटा दिया और ये पूरी तरह से रास्ता साफ सुथरा और सुरक्षित दिखाई दिया। भारत के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज तो कहीं नहीं हो जाएगी। खैर, यहां पर सुरक्षा का पूर्ण बंदोबस्त रखा गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को कंक्लूड किया और कहा कि ये एक प्रोडक्टिव कनाडा विजिट थी और हम कैनेडियन पीपल और गवर्नमेंट को होस्ट करने के लिए धन्यवाद देते हैं, और हमने पूरी तरह से डाइवर्स ग्लोबल इश्यूज के ऊपर यहां पर फ्रूटफुल डिस्कशन किया है। इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा को बेहतरीन तरीके से कंक्लूड किया है। उम्मीद है आप सभी साथियों को कनाडा में भारत के प्रधानमंत्री। तो जी दोस्तों, वीडियो ख़त्म। खालिस्तानियों की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। सारा खालिस्तानी एक आया भी नहीं ना हमारा रहमतुल्लाह। हाँ यार, आज रहमतुल्लाह नहीं आया। आज तो बड़ी वीडियो कमाल कमाल की। पहले हमने वीडियो की जो पीएम मोदी ने रिजेक्ट किया था इन्विटेशन ट्रम्प का, क्योंकि ये हमारा एक वो जो खालिस्तानी है ना रहमतुल्लाह, वो कहता था कि इंडिया जो है वो लेकिन खैर भाई ये बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, बड़ी कमाल की। ये मेरे ख्याल में इख्तलाफ जो था ना जस्टिन ट्रूडो का था। जस्टिन ट्रूडो जो थे ना वो ज़्यादा प्रो खालिस्तानी थे, खालिस्तानी तहरीक को ज़्यादा वो सपोर्ट करते थे। पता नहीं उनके साथ, उनका सिखों के साथ कोई ख़ास लगाव था या ख़ास उन्स था कि वो भाई उनके हक़ में ज़्यादा बोलते थे। लेकिन खैर जैसे भाई ये गवर्नमेंट जो है चेंज हुई है तो बड़ी हैरत वाली बात है कि भाई उन्होंने आके कैसे आगे हाथ मिलाया, और पीएम मोदी साहब जो हैं वो भी भाई बड़े कह लें कि फ़राख दिली के साथ मिले हैं। और अब जो मज़ीद डेवलपमेंट्स जो हैं इनके दरमियान जो है वो डेवलपमेंट्स ने क्या, उनके जो हैं वो डेमोक्रेटिक जो रिलेशन वो बढ़ने जा रहे हैं, वो ट्रेड होने जा रही, सारा कुछ कह रहे हैं बहाल होगा ना। जो भी रुका हुआ था जस्टिन ट्रूडो के दौर में, या जो भी मुआहदे या जो भी उनके दरमियान साइन हुए थे, सारा कुछ जो है वो अब जो है दोबारा भाई बिल्ड किया जाएगा, दोबारा जो है वो बहाल होगा। और अब नई जो कह लें कि इनके दरमियान में जो ऐसी कह लें कि तरक्की जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो फाइनल हो गए। तो ये मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लगा है कि भाई जस्टिन ट्रूडो के साथ आज मतलब लड़ाई जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो के साथ थी, और जस्टिन ट्रूडो की इंडिया के साथ आज बड़ी मिर्चें लगनी थी रहमतुल्लाह को। चले खैर कोई नहीं। ये तो वही बात हो गई कि खालिस्तानियों को प्रोग्राम तो है कनाडा में भी बढ़ गया। हाँ, खालिस्तान का प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो बाकी एक और बड़ा साइन अजीब मैंने देखा, जो ज़ेलेंस्की उधर थे। ज़ेलेंस्की भाई G7 में भी थे। मैं तो इसका मतलब क्या था कि भाई G7 मेंबर पूरा यूरोप, अमेरिका, यूके सारे इकट्ठे हैं और ज़ेलेंस्की को भी सपोर्ट करते हैं और इजराइल को भी। हाँ बिल्कुल, G7 ने भाई फुल सपोर्ट करते हैं इसराइल को। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि जब जो अमेरिका था उसने ज़ेलेंस्की को बुलाकर जो उसकी कुत्ते खानी की थी, वो सिर्फ दिखावा था पूरी दुनिया को दिखाने के लिए? नहीं, वो या फिर वो हकीकत में नहीं, था? मैं बताता हूँ। वो प्रेशर डाला था जानबूझ कर ट्रम्प ने। और देख रहा मान नहीं क्या ज़ेलेंस्की, इसने रेयर अर्थ मिनरल दे दी थी, ये डील हो नहीं गई यूएस के साथ, होगी डील। हाँ जी, डील हो गई है। फिर तभी इसको लेकर घूम रहे हैं।
तो ये भाई कह लें कि अब ज़ेलेंस्की जो है वो उनके बीच में खड़ा है। और भाई जब ट्रंप ने इनकी बेइज्जती वगैरह की थी ना वहाँ पे बुलाकर, तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये यूरोपीय यूनियन के वहाँ गया था, तो पूरे यूरोप ने इसकी सपोर्ट की थी। और आज भी ये G7 जो है इसमें बाकायदा वो नज़र भी आया। और इसका मतलब है कि G7 जो है वो पूरा का पूरा जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और इसराइल को भी सपोर्ट कर यार रहा है। ये नहीं कि ये सारे दगड़ दल्ले जो है ना एक ही पेज पे खड़े हैं, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ अगर कोई हल्का फुल्का होता भी है तो वो सिर्फ दिखावे का होता है। ये एशिया ही दौड़ता है यूरोप की तरह, यूरोप वाले एशिया की तरह नहीं दौड़ते। गौर करें, देखो यूरोप सारा इकट्ठा है, अमेरिका, कनाडा। ये हमारा बेवकूफ़ एशिया ही है जो आपस में लड़ रहा है। हाँ। और लड़वा भी कौन रहे हैं? ये सारे दगड़ दल्ले जो हैं यही लड़वा रहे हैं। ये गोरे जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपना सामान, अपना असला जो है वो बेच रहे हैं। फ्रांस देख लें, वो भी दे रहा है राफेल इंडिया को। इसके अलावा आप जर्मनी से पाकिस्तान जो है वो अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ख़रीदने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका तो पहले से ही सारा कुछ दे रहा है। पाकिस्तान ने भी लिया है, तो इंडिया ने भी कोई हल्का फुल्का जो है लिया है। तो ये देख लें कि इन्होंने सारा कुछ जो है एशिया को बेचा। और एशिया जो देख लें, इनका किसी कंट्री का भी एक दूसरे के साथ इत्तेफाक बनता ही नहीं है। ग्रुप बनाना तो दूर की बात, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुक है वो भी ख़राब है। हालांकि मैंने पहले सुना था कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान ये ग्रुप बनाने जा रहे हैं। ये बनने नहीं देंगे, ये गोरे जो है ना कभी भी नहीं बनने देंगे। ये जो 5-7 कंट्री, 7-8 कंट्री थे ये इकट्ठे होकर ग्रुप बनाने जा रहे थे, लेकिन नहीं बना। हालांकि वो ट्रम्प उसने कोशिश की है, क्या नाम है उसका, पुतिन ने करेंसी भी लॉन्च करने की कोशिश की, क्या नाम है, ये होने नहीं देंगे। ब्रिक्स की करेंसी भी लॉन्च की थी, लेकिन ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था। तो पुतिन ने अपनी तरह से कोशिश की है, लेकिन इंडिया की मुखालफत है पाकिस्तान के साथ, वो ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं जाने देगा। तो ये कभी ये मुखालफत जो है, रंजिशें जो है ये ख़त्म करना पड़ेंगी। अगर इनको आगे बढ़ना है या आपस में बेहतरीन ताल्लुकात चाहिए, तो ये इनको आपस में रंजिशें जो है ये ख़त्म करना पड़ेंगी। मुझे हैरत इस बात की होती है कि ये सारे ममालिक जो हैं, ये जितने भी यूरोपीय यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे कनाडा जो है एक ही पेज पे खड़े हैं। बज़ाहिर ये इनमें हल्का फुल्का इख्तलाफ होता है, लेकिन जब इन पे कोई किसी पे भी अटैक होता है तो ये सारे सांप जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा एशिया जो है वो पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ, और ये इंडिया चाइना के साथ, चाइना एशिया के इंडिया के लोगों साथ। की ये मेंटालिटी है कि ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं ना, तो कहीं नीचे खुश हो रहा था ईरान तो ख़त्म चुद भाई, ख़त्म होगा तो पाकिस्तान की तरफ आ गया जंग, पाकिस्तान की तरफ आएगी तो इंडिया की तरफ भी जाएगी, बचेगा कोई भी नहीं। ये लगता ना इंडिया को कि हम बच जाएंगे, हम ईरान जाएगा तो पाकिस्तान जाएगा तो हमारी जान छूट जाएगी। ये आस्ता आस्ता सारे जाएंगे लाइन में। देखना कहाँ से शुरू हुई थी, शाम, लिबनान, इराक, कर्नल कज़ाफी को मारा, ईरान, को मारा, आगे पाकिस्तान, आगे इंडिया भी इसका निशाना बनेगा, जिन रखना। खैर ये आने वाला वक्त साबित करेगा, लेकिन अच्छा है इंडिया कनाडा के तल्लुकात बहाल हुए। तो असल मेन मज़ा तो ना था रहमतुल्लाह के साथ, वो आया नहीं, चलें फिर वो ला लेंगे उसको। मिलते नई वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।